सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे बढ़िया होंगे। तो ये मेरा यूट्यूब पे सबसे पहला लेसन होने वाला है एंड आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ सेल साइकिल एंड डिवीज़न। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारा बेसिक, क्योंकि बिना बेसिक के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि हमने चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे एंड ना ही आप अपना बेसिक डेवलप कर पाओगे। तो इसलिए आज का मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं आपको सारा बेसिक क्लियर करूँ, आपको एक सिंगल सिंगल वर्ड आपके माइंड में सेट कर दूँ, ताकि इस चैप्टर में आपको 1% भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ डिटेल में समझाऊँ या फिर एक अच्छे और विजुअलाइजेशन के तरीके से समझाऊँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब जैसे कि इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, है ना। तो अब सेल साइकिल क्या होता है, हमें सेल साइकिल पढ़ना क्यों है यार। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सेल साइकिल को हमने क्या करना है पढ़ के, हमने क्या उखाड़ लेंगे पढ़ के, है ना। तो ऐसा नहीं है अब अगर आपको एक सेल का बेसिक नहीं पता होगा ना, तो आप लोग सेल के बारे में क्या जानोगे यार। आपको ये नहीं पता कि सेल बन कैसे रहा है, उसके अंदर क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या सीक्वेंस हो रहे हैं कि जिससे एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, 2 सेल से 4 सेल बन रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसीलिए ध्यान से इस लेक्चर को एंड तक देखना एंड पूरे अब, ठीक है। तो इसलिए अपने आँख नाक कान सब कुछ खोल के बैठ जाओ एंड ध्यान से सुनो। तो सेल साइकिल क्या है। अब आपको पता है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, है ना, फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। अब उस एक सिंगल सेल से सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न होती रहती है। हमारे पास एम्ब्रियो बनती है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद हमारे पास एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, हमारे पास एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। अब देखो, एक सिंगल सेल से हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, कितना फैसिनेटिंग है सुनने में। और इसके पीछे जो सी प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ध्यान से सुनो। अब सेल साइकिल, एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड हुआ, जब वो 2 सेल में टूटा, तो उसके अंदर ये सारे इवेंट्स होते हैं जो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज, ठीक है। ये बेसिकली 2 फेसेस में डिवाइड है, ठीक है। कौन कौन से, इंटरफेस एंड एम फेस। यहाँ पे एम का मतलब है माइटोटिक फेस। ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगर टेंशन मत लो, बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक बार पता हो ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो एक सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं, इंटरफेस एंड एम फेस। इंटरफेस में कौन कौन से फेस आते हैं, G1, S एंड G2 फेस। एंड एम फेस में ये जितने भी यहाँ पे ये सारे फेसेस गिवन है, ये सारे एम फेस में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा फेस आता है, सबसे पहले आता है प्रोफेस, उसके बाद आता है मेटाफेस, उसके बाद आता है एनाफेस, उसके बाद आता है टिलोफेस, ठीक है। ये सारे एम फेस में है, हमारे एम फेस में। मैं कैसे याद करता हूँ इसको, PM एट, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर कहीं आया, PM एट। P से प्रोफेस, M से मेटाफेस, A से एनाफेस, T से टिलोफेस। मैंने तो इसको भाई ऐसे याद किया था, आप देख लो, आपको जो भी निमोनिक बनाना है इसका, जैसे आपको ठीक लगे। एंड यहाँ डायग्राम में एक ही गिवन है, प्रो मेटाफेस, ठीक है। ये नहीं पढ़ना हमें, बिकॉज ये एक्स। एंड यहाँ डायग्राम में एक ये प्रो मेटाफेस गिवन है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टिलोफेस ही है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल साइकिल। तो अब अगर मैं आपको इसको डेफिनेशन में बताऊँ कि सेल साइकिल क्या होता है, तो सेल साइकिल इज बेसिकली the sequence of events by which a cell duplicates its genome
and synthesize other cell contents and eventually divide into two daughter cells is termed as cell cycle। ठीक है, मतलब कि ये एक इवेंट्स का सीक्वेंस है, सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिसमें क्या है कि जौन सा सेल है वो डुप्लीकेट कर रहा है। क्या डुप्लीकेट कर रहा है? सेल ऑर्गेनल्स एंड जीनोम। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स एंड जीनोम। अब जब ये सारा डुप्लीकेट हो गया तो उसके बाद क्या है कि सेल डिवाइड कर जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स। लाइक ये एक सेल है। अब जब सेल साइकिल प्रॉपर हो गया, सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो गए, जीनोम डुप्लीकेट हो गया, तो ये सेल दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, तो जो सा पहले वाला सेल था उसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, एंड जो से बाद में दो सेल बने इसको हमने बोला क्या? डॉटर सेल। ये टर्म्स है, इन टर्म्स को ना आपको बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज आगे जाके ना चैप्टर्स में बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि डॉटर सेल क्या है, पेरेंट सेल क्या है। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो अभी बेसिक है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, अभी वो जस्ट 11th क्लास में एंटर किया है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा, तो इसलिए ड्रॉपर्स बच्चों को ये टर्म्स पता होगी तो वेल एंड गुड है, बट जिनको नहीं पता वो अपने दिमाग में बिठा लो। तो ये थी एक प्रॉपर डेफिनेशन। क्या कि सेल साइकिल क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो आपने बोलना है कि सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल duplicate its genome and its organelles and eventually divide into two daughter cells। ये है इसकी डेफिनेशन। अब जब सेल साइकिल हो गया, अब जब ये सारे इवेंट्स हो गए, अब सेल क्या है? अब सेल मैच्योर हो गया। ठीक है, अब सेल को क्या? अब सेल को टूटना है। जब सेल के ऑर्गेनल्स डेवलप हो गए, उसका जीनोम डुप्लीकेट हो गया, तो अब सेल को क्या टूटना है? उसको डिवाइड होना है। तो अब जब सेल साइकिल प्रॉपरली हो गया तो उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी आफ्टर सेल साइकिल? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या है कि सेल डिवाइड कर जाता है। ठीक है, क्या कि एक सेल से दो सेल में सेल टूट गया, पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल में सेल टूट गया, दैट इज सेल डिवीजन। अब जो सी सेल डिवीजन है हमारे पास तीन तरह की होती है। सबसे पहले माइटोसिस, दूसरी मियोसिस, एंड तीसरी अमाइटोसिस। हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन बोले तो इक्वेशनल डिवीजन क्या होती है? इक्वेशनल डिवीजन क्या होती है मैं आपको थोड़ा बेसिक पे और लेके जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए बने रहना, इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध के आराम से बैठो और इन बातों को सुनो। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है? सेल। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब डीएनए एंड क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी की आइडेंटिटी, हमारी बॉडी के जितने भी करैक्टरिस्टिक्स है, हमारी बॉडी का मतलब पूरी ओवरऑल जितना भी हमारी बॉडी जैसे बनेगी ना, वो डीएनए एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इनमें कुछ भी चेंज हो जाए ना तो हमारी लुक बदल सकती है, हमारे बॉडी का अंदर से सब कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की पूरी आइडेंटिटी, पूरे करैक्टरिस्टिक्स सब कुछ डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो अब हमने इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला? बिकॉज माइटोसिस में क्या होता है, क्योंकि इसमें जो सा एक पेरेंट सेल है ना, ये मान लो कि एक पेरेंट सेल है पीसी। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाएगा। क्या? दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। आइडेंटिकल डॉटर सेल्स।
इसमें जो से डॉटर सेल्स बने ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनते हैं, इसीलिए हमने इसको बोला इक्वेशनल डिवीजन की। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसीलिए हमने इसको इक्वेशनल डिवीजन। दूसरी चीज क्या हुई कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन सी में? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या है? अब क्या है कि जब दोनों पेरेंट्स में से एक एक सेट आए क्रोमोसोम्स का, डैट मीन्स एक आ रहा है फ्रॉम द फादर एंड दूसरा आ रहा है फ्रॉम द मदर, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स, मतलब कि 2n। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। 2n का मतलब क्या है कि इसके पास पूरे 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि दोनों पेरेंट्स से आए हैं, एक फ्रॉम द फादर एंड दूसरा फ्रॉम द मदर। ठीक है, एंड दीज क्रोमोसोम्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो उस डॉटर का या जो उस ऑर्गेनिजम्स का ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एंड हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ एक सिंगल सेट है क्रोमोसोम्स का, इसीलिए हम इसको डिनोट करते हैं एन से। एंड इसके पास क्या है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके पास क्या है कि सिर्फ एक ही सेट है क्रोमोसोम्स का, एंड इसके पास क्या था? दो सेट थे क्रोमोसोम्स के। तो ये था हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हमने माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला। सबसे पहला तो हमने पढ़ा इसलिए बोला बिकॉज इसमें जोन से हमारे पास पेरेंट सेल से डॉटर सेल बने वो बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल बने। ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जोन सा क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है। क्या रहता है? वो सेम रहता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर पेरेंट सेल मान लो कि हैप्लॉइड है तो जो से डॉटर सेल बने वो भी हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अगर मान लो कि आपका पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो जो से आपके पास डॉटर सेल बने वो भी डिप्लॉइड होंगे। इसीलिए हमने माइटोसिस को क्या बोला? इक्वेशनल डिवीजन बोला। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला? क्योंकि जो से पेरेंट सेल डिवाइड हुआ डॉटर सेल्स में वो बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ, एंड जोनसिस की पोलैरिटी थी लाइक अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड होंगे, अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉइड होंगे, वो चेंज नहीं होती, प्लॉइडी रिमेन सेम इन माइटोसिस। इसलिए हमने इसको क्या बोला? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मियोसिस की। अब मियोसिस क्या है? मियोसिस अब एक तरह की रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्या? फॉर एग्जांपल कि मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास क्या क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करता है दो तरह से, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अब अगर मान लो कि आपका जो सा पेरेंट सेल है वो डिप्लॉइड है, ठीक है, जब इसने डॉटर सेल में डिवाइड हुआ तो जो सा आपका डॉटर सेल था वो हैप्लॉइड है। ठीक है, अब देखो, अब इसके पास दो सेट थे क्रोमोसोम्स के। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, इसके पास सिर्फ एक सेट रह गया क्रोमोसोम्स का। कहाँ इसके पास दो सेट थे इनके पेरेंट्स के पास, एंड डॉटर के पास कहाँ अब सिर्फ एक एक सेट रह गया है ना, तो दो से एक बन गया, डेट मीन्स कि रिड्यूस हो गया। इसलिए हम मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जो सी प्लॉइडी है वो रिड्यूस हो रही है उसके हाफ में, इसका जो सा क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो रहा है, 46 से सीधा 23 में आ गया। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? रिडक्शनल
डिवीजन। अब अगर हम बात करें अमाइटोसिस की, तो अमाइटोसिस क्या है? अमाइटोसिस एक तरह की डायरेक्ट डिवीजन है। क्या है? एक तरह की डायरेक्ट डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास अमीबा है, आपने देखा होगा है ना, अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब जो सा अमीबा है वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है इनटू दी 2 डॉटर सेल्स। अब इसके अंदर कोई भी इवेंट नहीं होते, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो डायरेक्टली डिवाइड हो गया सीधा 2 डॉटर सेल्स में। अब अमाइटोसिस क्या है? अमाइटोसिस एक तरह की डायरेक्ट डिवीजन है। अब जैसे कि माइटोसिस एंड मियोसिस में हमारे पास इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा यहाँ पे है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, G1 SG2। माइटोसिस एंड मियोसिस में दोनों में ये इवेंट्स होते हैं, बट अमाइटोसिस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें जो सा हमारा ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली इसमें जो सा हमारा सेल है वो डायरेक्टली डिवाइड कर जाता है इनटू दी डॉटर सेल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है। अब इस पेरेंट सेल में क्या होगा कि बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है। ये जो सी बीच में कैविटी बनी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन। आगे जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। अब ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? ये बढ़ती जाती है। अगर ये बढ़ेगी तो हमारे पास क्या है कि 2 डॉटर सेल्स आपस में टूट गए। क्या कि हमारे पास 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी इवेंट नहीं हुआ, बिना किसी इवेंट के सीधा कॉन्स्ट्रिक्शन बनी एंड कॉन्स्ट्रिक्शन से सीधा हमारे पास पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गए। इसलिए हमने इसको क्या बोला? डायरेक्ट डिवीजन। एंड ये किस में देखी जाती है? इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल्स इसके हम लिख लेते हैं माइटोसिस के। इन दी मैमेलियन कार्टिलेज, मैमेलियन कार्टिलेज, ठीक है। इन पैरामीशियम और इन बैक्टीरियल सेल्स, इन सब में अमाइटोसिस देखी जाती है। और एक और है आरबीसी ऑफ चिक एम्ब्रियो, आरबीसी ऑफ चिक एम्ब्रियो, ठीक है। इन सब में क्या अमाइटोसिस देखी जाती है। तो ये थी 3 तरह की सेल डिवीजन जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है। माइटोसिस, मियोसिस एंड अमाइटोसिस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ नहीं आई तो कमेंट करके बताना आपको क्या समझ नहीं आया एंड आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जोन सी माइटोसिस है, अब एनसीईआरटी में इनके साइंटिस्ट के नाम गिवन है कि ये टर्म्स किन्होंने दी थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज कई बार ये मतलब कि अपना बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं तो उसमें डाल के दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जोन सी माइटोसिस है, अब माइटोसिस दी थी फ्लेमिंग ने, कब? इन 1882, ठीक है। एंड जोन सी मियोसिस है, मियोसिस हमें दी थी सर फार्मर एंड मोरी ने, कब? इन 1905, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट के नाम ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखना, फ्लेमिंग, फार्मर एंड मोरे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और साइंटिस्ट थे, आपको शायद पता होगा, जो से नीट के ड्रॉपर्स है, रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जोन से नए सेल है ना, न्यू सेल्स, ये कहाँ से बनते हैं, ये राइज कहाँ से होते हैं? वो राइज होते हैं फ्रॉम प्री
एग्जिस्टिंग सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी थी रुडोल्फ वर्चो जी ने। क्या कहा था कि जितने भी नए सेल है वो अराइज होते हैं फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम है जो आपने अभी याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये छोटा सा बेसिक खत्म होता है। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। तो हमने पढ़ा आज सेल साइकिल एंड डिवीजन के बारे में, इनका बेसिक कि सेल साइकिल क्या होता है एंड सेल डिवीजन क्या होती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में, तो सेल साइकिल बेसिकली क्या है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें जो सा सेल है वो अपने ऑर्गेनल एंड जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो सा पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो रहा है इनटू दी 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, एंड सेल साइकिल के अंदर 2 तरह के फेस है, इंटरफेस एंड एम फेस। इंटरफेस में आया G1 S एंड G2, एम फेस में आया PM एट, मतलब कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। अब जब एक बार सेल साइकिल के सारे इवेंट्स प्रॉपरली हो गए, सेल मैच्योर हो गया, तो सेल को क्या करना है, सेल को डिवाइड होना है। ठीक है, अब सेल को डिवाइड होगा। अब सेल डिवीजन हमारे पास 3 तरह की होती है, माइटोसिस, मियोसिस एंड अमाइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सा सेल है, जो सा पेरेंट सेल है, वो जब डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है तो उसका जो सा क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, वो सेम है। अगर पेरेंट हैप्लॉयड है तो डॉटर भी हैप्लॉयड है, अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो डॉटर भी डिप्लॉयड है। इसमें इनकी प्लॉयडी चेंज नहीं हो रही, क्रोमोसोम्स का नंबर दोनों में सेम है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इक्वेशनल डिवीजन। एंड माइटोसिस की टर्म हमें किन्होंने दी थी, सर फ्लेमिंग ने। फिर मियोसिस, मियोसिस में क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन हमने इसको क्यों बोला, बिकॉज इसमें जो सा सेल है, सेल की जो सी प्लॉयडी है वो कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट है, पेरेंट यहाँ पे डिप्लॉयड है, 2n है। अब जब वो डिवाइड हुआ तो जो से डॉटर सेल आए उनकी प्लॉयडी n होगी, मतलब कि हैप्लॉयड। उनका जो सा क्रोमोसोम का नंबर था वो हाफ में रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, रिडक्शनल डिवीजन। एंड ये हमें किसने दी थी, ये हमें दी थी सर फार्मर एंड मोरे ने। फिर आई हमारे पास अमाइटोसिस। अमाइटोसिस क्या है, हमारे पास एक तरह की डायरेक्ट डिवीजन है जिसमें कोई भी इवेंट नहीं होते, सेल डायरेक्टली डिवाइड कर जाता है। फॉर एग्जांपल मेलिन कार्टिलेज, पैरामीशियम में बैक्टीरियल सेल एंड आरबीसी ऑफ चिक एम्ब्रियो। एंड एक साइंटिस्ट और है रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दी थी कि जो से न्यू सेल्स है वो अराइज करते हैं फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटा सा बेसिक। अब ये सिर्फ छोटा छोटा सा पार्ट है जो मैंने आपके दिमाग में सेट कर दिया है, एक बेसिक बिठा दिया है। ठीक है, अब आगे जाके हम इन सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद एनसीईआरटी में थोड़ा सा डाटा और गिवन है। ठीक है, जो हमें अपने माइंड में सेट करना है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो हमें ये याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास ईस्ट का, कि ईस्ट को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है। अब ईस्ट को डिवाइड होने में टोटल लगते हैं 90 मिनट्स। 90 मिनट, मतलब कि आपने देखा होगा कि जब आप ये पिज़्ज़ा बर्गर बनाते हो घर पे, तो जो सा मैदा है तो आप मैदे में पहले ईस्ट डाल के उसको एक्टिवेट कर देते हो, एंड फिर 1.5 घंटे के बाद आप देखते हो कि जो सा मैदा है वो फूल जाता है। क्यों फूला, बिकॉज उसमें ईस्ट की वजह से उसमें डिवीजन होगी, एंड जो सा वो आपका मैदा था उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया। अगर आपने कभी नहीं करा तो ट्राई करना। पानी में 1 चम्मच गर्म पानी में, मतलब कोसे से पानी में 1 चम्मच ईस्ट का डाल दो, एंड ऊपर से थोड़ी सी चीनी डाल दो, एंड फिर उसको मैदे को गूंद के रख दो साइड में। एंड फिर देखें 1.5 घंटे के बाद कि जो सी वॉल्यूम आपके मैदे की वो बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ती है बिकॉज ईस्ट को टाइम लगता है 90 मिनट्स डिवाइड होने में, इसलिए कहता है कि 1.5 घंटा आपको रखना है उसको, ताकि आपका जो सा पिज़्ज़ा का बेस है वो प्रॉपर बने। ठीक है, दूसरा क्या है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को कितना टाइम लगता है डिवाइड होने में, ओनली 10 मिनट्स। मतलब कि जितना आपकी लंच ब्रेक का टाइम होता है ना, उतने ही टाइम में बैक्टीरिया भी डिवाइड कर जाता है। देख लो भाई। ठीक है, फिर तीसरा आया एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
इस बात को याद रखना है। ये एपिथेलियल सेल आपके स्किन वाले नहीं है, ये एपिथेलियल सेल है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले। ठीक है, एपिथेलियल सेल अब आगे जाके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबके बारे में कि एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आपकी बॉडी में कितने तरह के टिश्यूज हैं, कितने तरह के सेल्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो वो सब हम पढ़ेंगे आगे जाके, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि आपके इंटेस्टाइन में भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब उस अब इंटेस्टाइन के 8 to 10 आवर्स, कितना, 8 to 10 आवर्स। ठीक है, ये कुछ डाटा है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है एग्जाम्पल्स के तौर पे, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके एग्जाम्पल्स तो एनसीईआरटी के आपको रट के जाने हैं, बिल्कुल ऐसे रटना है कि जैसे आपको 2 का टेबल रटा हुआ है ना, कि 2 5 या 10, 2 6 या 12, ऐसे बिल्कुल अच्छे से रटना है आपको। ठीक है, एंड एक और टर्म है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कहीं आप बाद में कंफ्यूज हो, कि जनरेशन टाइम क्या होता है। अब जनरेशन टाइम क्या होता है कि एक सेल है, पेरेंट सेल है। अब एक पेरेंट सेल को डॉटर सेल में डिवाइड होने में कितना टाइम लगा। फॉर एग्जाम्पल ईच को लग रहे हैं 90 मिनट। ठीक है, तो ये 90 मिनट उसका क्या है, 90 मिनट इसका जनरेशन टाइम है। ठीक है, 90 मिनट क्या है, इसका जनरेशन टाइम है। ठीक है, तो ये था जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम सिंपली क्या, कि एक पेरेंट सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज जनरेशन टाइम। ठीक है, सो सिंपल क्या, सक्सेसिव सेल डिवीजन टाइम। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है इतना डाटा। आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड आपके दिमाग में ये बातें अच्छे से बैठ गई होगी। आज का लेक्चर मैं थोड़ा कम ही रख रहा हूँ, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको प्रॉपर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताना, फीडबैक दिए बिना मत जाइएगा। तो कमेंट में जाओ एंड बताओ। तो चलो कल मिलूंगा आपको लेक्चर नंबर 2 के साथ, सेल साइकिल एंड डिवीजन में। एंड इस चैप्टर को हम 3-4 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, इसलिए टेंशन मत लो। बिकॉज मेन टाइम बेसिक में मैंने इसलिए आपका ज़्यादा लिया क्योंकि बेसिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यार। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कौन देख रहा है। ये वीडियो 11 क्लास का बच्चा भी देख सकता है, 10th क्लास का बच्चा भी देख सकता है, नीट का ड्रॉपर भी देख सकता है। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना भी बेसिक टर्म है वो मैं सारी कवर करूँ, कुछ भी ऐसा मत छोड़ूँ जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। आपको मिलता हूँ मैं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करो एंड पढ़ते रहो, हंसते रहो एंड मुस्कुराते रहो। ओके, सी यू ऑल, बाय बाय।